जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे क्रेश कोर्स 2026 का लेक्चर नंबर 7 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग साइंस के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आरआरबी, जेई, आरआरबी एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन में रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ना सिर्फ हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बल्कि उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप आगामी रेलवे जेई के या रेलवे एएलपी या रेलवे टेक्नीशियन के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और साइंस में मैक्सिमम मार्क स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का जो लेक्चर है इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देता हूं हर दिन। तो आपने अभी तक यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कॉमरेड दीपक एकेडमी सिंपली टेलीग्राम पर आप सर्च करके कॉमरेड दीपक एकेडमी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। और यदि आप रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि साइंस में यदि आपको मैक्सिमम मार्क लाना है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस धातु की नम वायु में संक्षारित होने की संभावना सबसे कम होती है? आरआरबी जेई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें 16 दिसंबर को शिफ्ट थर्ड में पूछा था यह क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस धातु की नम वायु में संक्षारित होने की संभावना सबसे कम होती है? पहला है आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक। तो सबसे पहले ये संक्षारण होता क्या है उस चीज को हम लोग समझते हैं, फिर जाकर के इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे कि संक्षारण क्या होता है, उसके क्या एग्जांपल्स है, उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस चीज को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर कि संक्षारण संक्षारण क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायु, नमी या रसायनों के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो संक्षारण क्या है? संक्षारण है कि एक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं क्या होती है, वायु, नमी या रसायनों के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि लोहे में क्या होता है, जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। इसका उदाहरण है ये संक्षारण का उदाहरण। दूसरा है चांदी का काला पड़ जाना, संक्षारण की वजह से ही चांदी क्या होता है, कभी कभी काला पड़ जाता है। तीसरा है क्या, तांबे पर हरी परत बन जाना। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चांदी पर संक्षारण की वजह से किस रंग के परत बन जाते हैं, तो काला पड़ जाता है। और तांबे पर किस हरी परत क्या होता है, बन जाता है। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर पीवाईक्यू में लिख दे रहा हूं। आप लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे। अब है कि इसको रोका कैसे जाए, संक्षारण को रोकने का तरीका क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि पेंट या ग्रीस लगा दे। जो भी मेटल है, जो भी धातु है, उस पर क्या करे, पेंट या ग्रीस लगा दे, जिसकी वजह से क्या होगा, संक्षारण जल्दी नहीं होगा। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कर दे तो इससे भी क्या हो जाएगा, संक्षारण रुक जाएगा। तीसरा है मिश्र धातु, मिश्र धातु का जैसे हम लोग दो एलिमेंट मतलब मेटल मिला करके क्या करते हैं, एक यहाँ पर मिश्र धातु का निर्माण कर लेते हैं। तो आप अगर मिश्र धातु बना लोगे तो उसमें संक्षारण जल्दी नहीं लगेगा। तीसरा है विद्युत लेपन, ये भी बहुत अच्छा प्रक्रिया है। यहाँ पर विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दोगे तो उससे भी क्या हो जाता है यहाँ पर कि संक्षारण जल्दी नहीं लगता है। तो ये था हमारा संक्षारण क्या होता है, उसके क्या एग्जाम्पल्स है और उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि संक्षारण को किस तरीके से रोका जा सकता है। तो पहला है पेंट या ग्रीस लगाकर, दूसरा है क्या, गैल्वेनाइजेशन, तीसरा है यहाँ पर मिश्र धातु बनाना और चौथा है विद्युत लेपन। तो ये था संक्षारण और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस धातु की नम वायु में संक्षारित होने की संभावना सबसे कम होती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। तो यहाँ पर कॉपर ऐसा धातु है, यहाँ पर कॉपर क्या है, ऐसा धातु है जिसमें संक्षारण का क्या होता है, संभावना सबसे कम होती है। तो कॉपर ऐसा धातु है जिसमें संक्षारण की संभावना क्या होती है, सबसे कम होती है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े, उसके बाद उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझे, फिर जाकर के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन किए। तो 30 क्वेश्चन तक इसी तरीके से आपको यहाँ पर फॉलो करना है।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड, फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ताकि एग्जाम में उस टॉपिक से आपको, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएगा, हो भी सकता है, लेकिन यदि नहीं हुआ तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। ये आपको दिमाग में लेकर के तैयारी करने हैं कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ो तो उस टॉपिक से यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो आपसे छूटे नहीं। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा गैर जीव नवीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचाता है। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर, तो यहाँ पर गैर जीव निम्नीकरणीय होता है, एक गैर अजैव निम्नीकरणीय होता है। तो यहाँ पर क्या होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय। एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय क्या है, वे पदार्थ जो प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों जैसे क्या है बैक्टीरिया, फंगस आदि से द्वारा आसानी से सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर, बायोडिग्रेडेबल, मतलब जैव निम्नीकरणीय। जैसे कागज, लकड़ी, पत्तियां, ये क्या होता है सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया या फंगस के द्वारा क्या हो जाता है यहाँ पर, सड़ गल जाता है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, बायोडिग्रेडेबल कह देंगे, जैव निम्नीकरणीय। दूसरा है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या होता है, वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ते गलते हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, नहीं सड़ते गलते हैं या बहुत लंबा समय लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैव अनिम्नीकरणीय। जैसे क्या हो गया, प्लास्टिक, कांच, धातु, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्या है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय क्या होता है और अजैव निम्नीकरणीय क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, गैर जैव निम्नीकरणीय, मतलब इसका गैर जैव निम्नीकरणीय का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अजैव निम्नीकरणीय की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ है, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या है, मृदा से बनी सामग्री, कागज से बनी सामग्री, पौधों की पत्तियों के से बनी पौधों की पत्ती सामग्री, और चौथा क्या, प्लास्टिक से बनी सामग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लास्टिक से बनी सामग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है, निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मिश्रण 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन, पहला होता है विलयन, दूसरा क्या होता है यहाँ पर निलंबन, और दूसरा क्या होता है कोलाइड, तीसरा क्या होता है निलंबन। तो तीनों के बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कशन दिया था कि किसका साइज क्या होता है, ये इस सब के बारे में डिस्कशन मैंने पिछले बैक क्लास में कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि निलंबन के गुणधर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो निलंबन का गुणधर्म क्या होता है, निलंबन के कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, उस चीज को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि निलंबन के प्रमुख गुण क्या क्या है। पहला है कि निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। यहाँ पर निलंबन के गुणधर्म को हम लोग देख रहे हैं। पहला है कि निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है, ये भी आपको पता है, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया था। इसमें उपस्थित विलय कण को खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। तो ये भी याद रखना है कि इसमें जो विलय के कण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, खुली आंखों से भी देख सकते हैं। अगला है कि निलंबन के विलय कणों का आकार का व्यास जो होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। अब इतने बड़े कण फिल्टर पेपर के आर पार नहीं हो सकते। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना कि निलंबन के कण जो होते हैं क्या होते हैं, फिल्टर पेपर के आर पार नहीं हो सकते हैं। हालांकि इसको हम लोग क्या है यहाँ पर कि खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि इतने बड़े कण फिल्टर के आर पार नहीं हो सकते हैं। तीसरा है कि निलंबन अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। इसमें थोड़ी देर स्थिर इसे थोड़ी देर स्थिर छोड़ देने पर विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर जल में मिट्टी मिला रहता है, तो जल में मिट्टी मिला रहता है तो वो आप उसको क्या करो, एक बार यहाँ पर यहाँ पर हिलाने पर क्या होता है, वो मिट्टी पूरी तरीके से फैल जाता है। बट उसको कुछ देर के लिए आप छोड़ दो तो सारे मिट्टी क्या हो जाता है, वहां पर नीचे बैठ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर निलंबन अस्थायी होता है। इसे थोड़ी देर स्थिर छोड़ देने पर विलय के कण क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, जैसे जल में मिट्टी नीचे बैठ जाता है। उसके बाद क्या है, निलंबन ना तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है और ना ही कण ब्राउनी गति को। ये टिंडल प्रभाव क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था।
यहाँ पर फिर से मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ कि टिंडल प्रभाव क्या होता है कि टिंडल प्रभाव जब प्रकाश यहाँ पर निलंबन के कण से होकर गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर टिंडल प्रभाव। दूसरा क्या है, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होता है कि निलंबन के कण जो है वो टेढ़े मेढ़े मतलब गति करते रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनी गति करते हैं। अब अगला क्या है कि विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रो यहाँ पर क्या है, फोरेसिस की घटना भी निलंबन में नहीं होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि विद्युत कण संचलन की घटना भी निलंबन में नहीं होती है। ये जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है या तो एग्जाम में पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है या फिर एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखने हैं कि निलंबन के कौन कौन से गुण है, यहाँ पर निलंबन के कौन कौन से प्रॉपर्टी है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। तो अभी हम लोगों ने निलंबन के गुण को पढ़ लिए। पहला क्या, निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक, तो ये क्या है, निलंबन के कणों को आंखों से, अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर निलंबन के प्रॉपर्टी में कि आंखों से देख सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन होता है। तो पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस तरीके से होता है। आरआरबी जेई का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। अगेन ये आरआरबी के ही एग्जाम में रिपीट हुआ है, वो हो सकता है किसी टेक्नीशियन जेई में हो या फिर आरआरबी जेई में हो, यहाँ अगेन रिपीट हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस फिर से कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि बुझे हुए चूना, जिसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र CaOH का हॉल 2 को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। जब बुझे हुए चूने पर हम लोग क्या करते हैं, बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और जब 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। तो हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण CaOH का हॉल 2 प्लस Cl2, क्या होता है, CaOCl का हॉल Cl, यहाँ पर CaOCl2 भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जल का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा विरंजन चूर्ण बन गया ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ पर और भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। CaO, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कली चूना या क्विकलाइन, या इसी को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO होता है। यहाँ पर बिना बुझा हुआ रासायनिक यहाँ पर चूना का क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा है यहाँ पर CaOH का हॉल 2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaOH का हॉल 2। तो ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा किससे होता है, CaOH का हॉल 2 प्लस Cl2। तो यहाँ पर क्या है, CaOH का हॉल 2 प्लस Cl2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, यहाँ पर Cl हो जाएगा। ठीक, CaOH का हॉल 2 प्लस Cl2 टेंस टू CaOCl2 प्लस H2O। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होना। ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो रहा है, यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस जीव के खंडन सामान्य होता है, निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है। यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि खंडन क्या होता है, खंडन एक अलैंगिक प्रजनन जो होता है उसका एक टाइप्स है, जिसको हम लोग इसी क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे कि खंडन क्या होता है, यहाँ पर विखंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, इसी क्लास में हम लोग यहाँ पर आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर फिलहाल के लिए क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है। तो खंडन किसमें हो जाएगा, यहाँ पर केवल कुछ बहुकोषीय जीवों में ही खंडन होता है। क्या होता है, कुछ बहुकोषीय जीवों में ही क्या हो जाता है, यहाँ पर खंडन होता है। तो खंडन क्या है, आगे इसी क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है। ये आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, उसके बाद विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको यहाँ पर पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो क्या है यहाँ पर,
विस्थापन में परिवर्तन की दर, किसमें? विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। v बराबर ds/dt हो गया यहाँ पर। दूसरा क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। a बराबर dv/dt हो गया। तो ये आपको याद रखने हैं 2 पॉइंट्स कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विस्थापन समय ग्राफ जो होता है का स्लोप, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल या स्लोप क्या देता है? तो यहाँ पर क्या देता है? वेग देता है। ये भी आपको याद रखने हैं। दूसरा है कि वेग समय ग्राफ का ढाल जो होता है वो क्या देता है? त्वरण देता है। क्या देता है? त्वरण देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आपको पूछेगा कि वेग समय ग्राफ का एरिया, एरिया जो होता है वेग समय ग्राफ का, जैसे मान लो ये एरिया है कोई, ठीक, ये किसका ग्राफ है? वेग समय ग्राफ का। ये किसका ग्राफ हो गया? जैसे हो गया ये v हो गया, ये t हो गया, वेग समय ग्राफ है। मान लो ये एरिया है, तो ये एरिया क्या देगा यहाँ पर? ये एरिया देगा विस्थापन देगा। वेग समय ग्राफ का एरिया क्या देगा यहाँ पर? विस्थापन देगा। इसको हम लोग एस बोल देते हैं यहाँ पर कि एस देगा ये, ठीक। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर त्वरण समय ग्राफ का एरिया। त्वरण समय ग्राफ का एरिया देगा, जैसे यहाँ पर ए रहता, टी रहता, तो क्या देगा? वेग देगा। तो त्वरण समय ग्राफ का एरिया क्या देगा यहाँ पर? वेग देगा। तो ये आपको याद रखने हैं कि विस्थापन और वेग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया। तो आपको ये याद रखने हैं ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो यहाँ पर आप इजिली वे में अटेम्प्ट कर पाओ। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो क्या दर्शाता है यहाँ पर? अरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतिरोध से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं कि प्रतिरोध क्या है यहाँ पर कि रेजिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस क्या है? यह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उस फ्लो को यहाँ पर क्या करता है? रेजिस्टेंस यहाँ पर विरोध करता है, अपोज करता है। तो याद रखना है कि विद्युत धारा के प्रवाह को क्या का विरोध जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब यहाँ पर रो क्या है? प्रतिरोधकता है। एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर जो प्रतिरोधकता है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। ये क्या करता है कि पदार्थ पर निर्भर करता है। ये जो पदार्थ जो मटेरियल से बना हुआ होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस उस मटेरियल पर डिपेंड करता है, ना कि उस मटेरियल के क्या डायमेंशन पर। जैसे एरिया हो गया, लेंथ हो गया, कितना है, उससे प्रतिरोधकता को कोई मतलब नहीं है। प्रतिरोधकता को मतलब है कि वो रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स या पदार्थ की प्रकृति पर या पदार्थ पर निर्भर करता है। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे यहाँ पर कि एक अंतरराष्ट्रीय ओम जो 1 इंटरनेशनल ओम बराबर कितना ओम होता है? तो याद रखना है कि 1 इंटरनेशनल ओम बराबर होता है 1.00049 ओम होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या है कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण जो क्या करता है? धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है यहाँ पर? धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल्य प्रकृति अवस्था में पाया जाता है? आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कल ही मैंने आपको क्लास नंबर 6 में ये डिस्कस किया था कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होता है? आज हम लोग फिर से इसको डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है आप कॉन्सेप्ट तभी नहीं समझ पाए हो, तो अभी समझ लेना है आपको यहाँ पर। और एग्जाम में क्वेश्चन आए रिएक्टिविटी सीरीज से तो आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्रियाशीलता श्रेणी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या होता है? कह रहा है कि धातुओं की वह सूची, धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? घटते क्रम में जो धातु सबसे अधिक क्रियाशील होगा उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पहले रखेंगे।
उससे कम क्रियाशीलता को उसके बाद, उससे कम क्रियाशीलता को उसके बाद, यहाँ पर क्या करेंगे, घटते क्रम में क्या करेंगे, रखते जाएंगे। क्या करा है कि जो धातु ऊपर होती है वो अधिक क्रियाशील होती है और जो नीचे होती है वो कम क्रियाशील होती है। यहाँ पर सीरीज को हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले ऊपर क्या है, पोटेशियम है, के उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जास्ता, उसके बाद लोहा, उसके बाद सीसा, उसके बाद तांबा, कॉपर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद चांदी, सिल्वर, उसके बाद सोना। तो ये क्या है, सक्रियता श्रेणी है। अब इसको याद रखने का ट्रिक भी मैंने उस दिन आपको बताया था, क्या है ट्रिक है कि पापा नहाकर मम्मी अंजू से फिर प्यार करेगा। क्या है, पापा नहाकर मम्मी अंजू से फिर प्यार करेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, पापा से पोटेशियम, नहा करके मतलब Na से सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया मम्मी से, अंजू से मतलब एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद फिर से क्या हो गया यहाँ पर आयरन, यहाँ पर प्यार से क्या हो गया पीबी, पीबी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर लेड जिसको हम लोग क्या कहते हैं सीसा, उसके बाद क्या करेगा करेगा, करेगा का मतलब क्या होगा कॉपर, यहाँ पर उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। तो ये ट्रिक भी आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आप यदि भूल भी जाओ सक्रियता श्रेणी तो इस ट्रिक से आप क्या करो यहाँ पर निकाल सकते हो सक्रियता श्रेणी और क्वेश्चन को बना सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल प्रकृति अवस्था में पाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं कि यहाँ पर मूल प्रकृति अवस्था में वही धातु पाया जाएगा जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे रहेगा। क्या होगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु मूल प्रकृति में, तो मूल प्रकृति में वही मूल प्रकृति अवस्था में वही धातु पाया जाएगा जो क्या होगा सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होगा। तो क्या है सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे, गोल्ड एवं प्लेटिनम। तो गोल्ड एवं प्लेटिनम क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जीव एक कोशिकीय जीव नहीं है। आरआरबी ईएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, क्लेमाइडोमोनस, उसके बाद है पौधे, अमीबा, पैरामीशियम। तो यहाँ पर तो आप इजीली वे में अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पौधा। तो पौधा क्या है, एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये क्या है बहुकोशिकीय जीव है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, किस स्थिति में लेंस ठीक एक का आवर्धन उत्पन्न करेगा। आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पिछले क्लास में या उससे पिछले क्लास में मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लेंस से पूछा हुआ है। मैंने आपको दर्पण से बताया था। दर्पण से क्या बताया था कि दर्पण में बोल रहा था वहां पर कि आवर्धन जो है 1 कब बनेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, लेंस में आवर्धन कब बनेगा। तो आवर्धन बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, मैग्निफिकेशन हम लोग इसको कहते हैं इंग्लिश में आवर्धन। आवर्धन क्या होता है यहाँ पर, आवर्धन m बराबर v बट्टा u हो जाता है। v बट्टा u, v क्या है प्रतिबिंब दूरी और u क्या है वस्तु दूरी। यहाँ पर तो ऐसा यहाँ पर आपको प्लेस सेलेक्ट करना है कि जिसमें क्या हो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दोनों क्या हो यहाँ पर बराबर हो, तभी ना यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी कट करके क्या हो जाएगा, आवर्धन हमारा 1 हो जाएगा। तो ऐसा प्लेस हमको सिलेक्ट करना है। तो ऐसा प्लेस हम तभी बता पाएंगे जब हमको ये सही से पता होगा कि लेंस में जो है कि वस्तु को कहाँ रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु को कहाँ रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है। अब एक चीज यहाँ भी आपको ये भी याद रखना है कि जब लेंस बोले और किसी लेंस की बात नहीं किया हो तो हम लोग जनरली किस लेंस को मान करके चलते हैं, उत्तल लेंस को मान करके चलते हैं। किसको मान करके चलते हैं, उत्तल लेंस को। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ कहाँ रखने पर प्रतिबिंब उसका कहाँ कहाँ बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। वस्तु को यदि हम लोग अनंत पर रखते हैं, ये क्या हो गया हमारा अनंत हो गया, यहाँ पर 2f2 हो गया यानी कि फोकस की दुगुनी लंबा यहाँ पर दूरी पर। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, f हो गया फोकस हो गया, यहाँ पर p क्या हो गया ध्रुव हो गया, पोल जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद क्या है f2 है यहाँ पर, उसके बाद क्या है 2f2, उसके बाद क्या है यहाँ पर अनंत है। फिर अब यदि वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, f2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, f2 पर। और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। यहाँ इस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अनंत पर रखेंगे। तो ठीक, तो ये याद रखने हैं आपको, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, f2 पर बनता है। और प्रकृति क्या होती है, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा।
जब अनंत और 2f1 के, यहाँ अनंत और 2f1 के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, f2 एवं 2f2 के बीच, f2 और 2f2 के बीच बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला है हमारा यहाँ पर, जब वस्तु को कहा 2f1 पर स्थित हो, यहाँ पर जब वस्तु 2f1 पर स्थित रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बराबर आकार का। यहाँ पर जितने आकार का वस्तु रहेगा उतने ही आकार का यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। यहाँ पर कहा 2f1 पर रखने पर 2f2 पर बनेगा। नेक्स्ट है, जब 2f1 और f1 के बीच में रखा जाता है, 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है हमारा, जब F1 पर रखते हैं, यहाँ F1 पे हम लोग रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, यहाँ पर वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, जब F1 और ध्रुव के बीच में, जब F1 और ध्रुव के बीच में यहाँ पर कहीं रख देते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसी ओर बनता है, मतलब वस्तु की ओर ही बनता है, इधर ही बनेगा। ठीक, अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक, सीधा तथा बड़ा। सीधा मतलब जिधर वस्तु रहेगा उधर ही क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, उसके बाद काल्पनिक बनेगा और क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये था उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब। जब वस्तु को हम लोग किस स्थान पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है और उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो आशा करता हूं कि अब यहाँ पर जब उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब के स्थान, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्या करें, किस स्थिति में लेंस ठीक एक आवर्धन उत्पन्न करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि आवर्धन बराबर होता है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। अब यहाँ पर आवर्धन को 1 दिखाना है तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब और वस्तु दूरी बराबर होगा कब, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2f1 पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, 2f1 पर रखेंगे। अब यहाँ पर 2f1 का मतलब क्या हो गया कि वस्तु को फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा, वस्तु को फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किस तरीके से यहाँ पर हम लोग ने डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन किया। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। फिर अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, नीचे दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग और अंतिम वेग वाले कणों का औसत वेग कितना होगा। अरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आरंभिक वेग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, u कहते हैं, और यहाँ पर अंतिम वेग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, v कहते हैं। तो औसत वेग कितना हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिए गए समय अंतराल में तो u प्लस v बटा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर औसत वेग की बात कर रहा है तो औसत वेग क्या हो जाएगा, u प्लस v बटा 2, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि तंत्रिका कोशिका से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पर तंत्रिका कोशिका का मैंने यहाँ पर डायग्राम भी अपने हाथों से बना दिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है कि न्यूरॉन, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, ये हमारा है यहाँ पर क्या है, साइटोन। साइटोन वाले भाग इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर साइटोन से यहाँ पर जो जुड़ी हुई है इकाई जो बाहर निकला हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्रोन कहते हैं। और डेंड्रोन से जो यहाँ पर जाली टाइप में संरचना निकली हुई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये अंदर में जो भाग है, अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, नेसल ग्रेन्यूल। क्या कहते हैं, नेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। अब ये नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोन। उसके बाद यहाँ जहां पर एक्सोन मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नोड्स ऑफ रेनवियर, यहाँ पर एक परत जो होता है मेली, क्या है यहाँ पर, मेलिन सीट, मेलिन सीट है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, न्यूरेलिमा, न्यूरेलिमा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद है यहाँ पर स्नेप्टिक नोब। क्या है यहाँ पर, जो बाहर निकला हुआ ये भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेप्टिक नोब। अब यहाँ पर किसका क्या कार्य है उसको हम लोग समझते हैं। पहला यहाँ पर कह रहा है कि न्यूरॉन में संवेदनाओं का ग्रहण
डेंड्राइट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डेंड्राइट्स के द्वारा। यहाँ पर ये जो हम लोग अभी डेंड्राइट्स देखे हैं, इसके यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर डेंड्राइट्स के द्वारा क्या हो जाता है? संवेदनाओं का ग्रहण होता है। उसके बाद क्या होता है कि डेंड्राइट्स इन संवेदनाओं को क्या करता है? साइटोन को भेज देता है। ये जो साइटोन है इसको क्या करता है? डेंड्राइट्स यहाँ पर संवेदनाओं को जो सूचना प्राप्त होता है उसको भेज देता है। अब क्या करता है? साइटोन में संवेदनाएं विद्युत आवेग इंपल्स में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? विद्युत आवेग में। अब विद्युत आवेग साइटोन से एक्सोन में पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है? एक्सोन में। यहाँ पर पहुंच जाता है। सबसे पहले डेंड्राइट्स में आया, उसके बाद क्या हो गया? डेंड्राइट्स से साइटोन में, साइटोन से फिर किसमें आ गया? विद्युत इंपल्स में बन करके एक्सोन में आ गया, पहुंच जाता है। और फिर एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन में के डेंड्राइट्स में चले जाता है। इसको फिर से समझते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आएगा कहां से आएगा? डेंड्राइट से आएगा। डेंड्राइट से उसके बाद किस में आएगा? साइटोन में। यहाँ पर डेंड्रोन होते हुए साइटोन में आएगा। साइटोन के बाद किस में आएगा? साइटोन के बाद उसमें क्या हो जाएगा? विद्युत इंपल्स बन जाएगा। इंपल्स किस में आएगा? यहाँ पर एक्सोन में आएगा। एक्सोन से होते हुए यहाँ पर सिनेप्टिक नोड में जाएगा, और सिनेप्टिक नोड से क्या हो जाएगा? फिर दूसरे डेंड्राइट्स में चले जाएगा सूचना। तो ये एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं का आदान प्रदान इस तरीके से होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर विद्युत आवेग इंपल्स का संचार हमेशा एक न्यूरॉन के एक्सोन से इससे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में होता है। यानी कि दूसरे, यहाँ पर दूसरे लिखा होगा, यहाँ पर दूसरे क्या होता है? एक न्यूरॉन के एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के क्या हो जाता है? यहाँ पर डेंड्राइट्स में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ना कि इसके विपरीत। तो ये यहाँ पर याद रखना है। तीसरा क्या है यहाँ पर कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। इस संयोजी ऊतक को न्यूरोलोगिया कहते हैं, इस यहाँ पर संयोजी ऊतक को। तो ये था हमारा तंत्रिका कोशिका, और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है यहाँ पर? डेंड्राइट्स। अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है? डेंड्राइट्स होता है, डेंड्रिक टिप जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेंड्राइट से सूचना आती है, उसके बाद साइटोन होते हुए एक्सोन में, एक्सोन से फिर क्या हो जाता है? सिनेप्टिक नोड होते हुए दूसरे यहाँ पर क्या कहता है? दूसरे कोशिका के डेंड्राइट्स में चले जाता है यहाँ पर सूचना। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पर? पौधे में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? अंतिम उत्पाद आरबीजेई का पूछा हुआ अगेन क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि पौधे में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो सबसे पहले पौधे में जो लैंगिक जनन होता है उसके स्टेप्स को हम लोग यहाँ समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। यहाँ पर क्या है? फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, पौधे में निषेचन। पौधे में निषेचन किस तरीके से होता है उसको समझते हैं हम लोग यहाँ पर। पहला पॉइंट कह रहा है कि जब परागन, परागन कहाँ होता है? यहाँ पर होता है परागकोश में। जब परागन वर्तिकाग्र पर आता है तो वर्तिकाग्र से अंडाशय तक एक परागनली का निर्माण होता है। परागनली से होते हुए परागकण अंडाशय में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर समझना है, परागकोश से निकल करके जब परागन क्या कहाँ जाता है? वर्तिकाग्र में। तो वर्तिकाग्र में जैसे ही परागन यहाँ पर जाता है तो क्या हो जाता है? अंडाशय तक, यहाँ पर वर्तिकाग्र से अंडाशय तक क्या होता है? एक परागनली का निर्माण हो जाता है। ठीक। अब कह रहा है कि अंडाशय के भीतर बीजांड होते हैं। अंडाशय के भीतर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। बीजांड के भीतर भ्रूणकोश होते हैं। भ्रूणकोश में अंडाणु पाए जाते हैं। यहाँ पर अंडाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर अंडाशय के भीतर क्या होते हैं? बीजांड, और बीजांड के भीतर क्या होते हैं? भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश में क्या पाए जाते हैं? अंडाणु। अब क्या है कि परागकण बीजांड को चीरकर अंडाणु तक पहुंचती है, तब निषेचन पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर निषेचन पूर्ण कब होगा? जब परागकण बीजांड को चीरकर यहाँ पर कहाँ तक? अंडाणु तक पहुंच जाएगा, तो वहां पर क्या होता है? निषेचन, हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब कहता है कि निषेचित अंडाणु को हम लोग क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। यहाँ पर युग्मनज कहते हैं हम लोग उसको। उसके बाद क्या है कि निषेचन के बाद अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है, तथा बीजाणु बीज में परिवर्तित होकर फल के अंदर सुरक्षित रहता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बीज पौधा की जनन इकाई कहा जाता है। बीज को क्या कहा जाता है? पौधा की जनन इकाई कहा जाता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर?
पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, बीज होता है। पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? तो यहाँ पर जो अलैंगिक जनन होता है यहाँ पर उसको हम लोग यहाँ कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं। पिछले क्लास में भी यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में आया था यहाँ पर कि यहाँ पर जो होता है अलैंगिक जनन जो होता है जीवों में उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं कि मुकुलनों के द्वारा यहाँ पर किसमें प्रजनन होता है? तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो विखंडन यहाँ पर प्रक्रिया है। विखंडन के द्वारा किसमें किसमें होता है? तो विखंडन के द्वारा याद रखना है कि एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। तो द्विविखंडन के द्वारा किसमें किसमें होता है? जीवाणु, यहाँ पर जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, यहाँ पर जीवाणु के द्वारा होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? प्लाज्मोडियम, बहुविखंडन किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम के में बहुविखंडन द्वारा क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। लगभग सभी रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया या वायरस जो होता है उसमें क्या होता है? लगभग जो है, ऐसा नहीं कि सभी, लगभग यहाँ पर सभी जो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसमें बहुविखंडन ही सामान्यतः पाया जाता है। दूसरा प्रोसेस है हमारा खंडन। खंडन किसमें होता है? स्पाइरोगायरा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम में। तो खंडन द्वारा किसमें प्रजनन होता है? स्पाइरोगायरा में होता है। तीसरा हमारा क्या यहाँ पर? मुकुलन। मुकुलन द्वारा किसमें होता है? हाइड्रा और ईस्ट, इसको हम लोग खमीर भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मुकुलन द्वारा किसमें प्रजनन होता है? हाइड्रा और ईस्ट में। अगला है हमारा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन द्वारा किसमें होता है? जीवाणु, शैवाल, कवक, ये इसमें जो जीवाणु, शैवाल, कवक में किसके द्वारा होता है? बीजाणु जनन द्वारा प्रजनन होता है। अगला है हमारा पुनर्जनन, रीजनरेशन, ये किसमें होता है? हाइड्रा और प्लेनेरिया। हाइड्रा और प्लेनेरिया में किसके द्वारा यहाँ पर होता है अलैंगिक प्रजनन? पुनर्जनन प्रोसेस के द्वारा होता है किसमें? हाइड्रा और प्लेनेरिया में। अगला है हमारा कायिक जनन। इस प्रोसेस के द्वारा किसमें होता है प्रजनन? केवल पौधों में। कौन कौन से पौधों में? जैसे आलू, प्याज, केला, लहसुन, यहाँ पर गुलाब, यहाँ पर याद रखना है गुलाब है, ये गुलाब, ठीक। तो गुलाब है। उसके बाद क्या है यहाँ पर? जलकुंभी, ये इसमें क्या होता है? कायिक जनन होता है। अगला है उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, ये किसमें होता है? गुलदाउदी। उसके बाद क्या है? शतावरी। उसके बाद क्या है? आर्किड के पौधा, इसमें क्या होता है? उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर होता है। तो ये था कंप्लीट हमारा अलैंगिक प्रजनन किस किस में होता है। यहाँ पर ये एक ऐसा टॉपिक है जब आप आरआरबी जेईई के 2024 में जो 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उस 9 शिफ्ट को यदि कंप्लीट एनालिसिस करोगे या फिर आप एएलपी का जो यहाँ पर एग्जाम हुआ था आरआरबी जेईई में लगभग 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उस 15 शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर वहीं से मैंने ये शॉर्ट नोट्स तैयार किया था कि आरआरबी ईएलपी के 15 शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में यहाँ पर एक एक क्वेश्चन इससे देखने को मिला था। तो इस यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको हमेशा याद रखना है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम को आगे टारगेट कर रहे हो तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना ही चाहिए। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्का देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो ये कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग किसमें? मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा किसमें अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर हाइड्रा और ईस्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यहाँ ईस्ट भी ऑप्शन में है लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है? निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? वाष्पीकरण की दर में जो होता है क्या वृद्धि नहीं करता है? एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है कि आर्द्रता में कमी, दूसरा है पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, तीसरा है तापमान में कमी। तो ये जो है तापमान में कमी, ये क्या करता है? वाष्पीकरण की दर को वृद्धि नहीं करता है बल्कि उसको कम ही कर देता है, ठीक। तो तापमान में कमी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? सहसंयोजित अणुओं का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, क्यों? यहाँ पर आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सहसंयोजी अणुओं का मतलब क्या हो गया कि सहसंयोजी यौगिक जो होता है, यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है? सहसंयोजी बंधन पाया जाता है। इससे पहले क्लास में मैंने आपको ये डिस्कशन किया था कि जो यहाँ पर होता है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन 4 टाइप के होते हैं। एक होता है आयनिक बंधन या उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत संयोजी बंधन, दूसरा है हमारा सहसंयोजी बंधन, तीसरा है हमारा उप सहसंयोजी बंधन और चौथा है हाइड्रोजन बंधन। तो यहाँ पर सहसंयोजी बंधन किसमें किसमें बनता है? यहाँ पर अधातु और अधातु के बीच सहसंयोजी बंधन बनता है।
ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, पार्टनरशिप जो होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा ये बंधन बनता है। उसके बाद क्या है, इस टाइप के जो यौगिक होते हैं, वो यौगिक जिसमें सहसंयोजी बंधन पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अब उस यौगिक में क्या होता है, ठोस अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं तथा द्रवित अवस्था में क्या होते हैं, कुचालक हो जाते हैं। कौन, सहसंयोजी यौगिक। उसके बाद अगला क्या है, जल में अविलय लेकिन कार्बनिक विलायक। कार्बनिक विलायक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बेंजीन, अल्कोहल, ये हो गया हमारा क्या, कार्बनिक विलायक। विलायक तो इसमें क्या हो जाता है, ये विलय होते हैं। कौन, सहसंयोजी यौगिक। एग्जाम्पल क्या हो गया, HCl, H2S, Cl2, N2, ये क्या है, सहसंयोजी यौगिक है। उसके बाद क्या है, उप सहसंयोजी यौगिक बंधन। ये क्या होता है, साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा क्या होता है, प्रदान किए जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उप सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जैसे क्या हो गया, NH3BF3, NH4Cl, ये क्या है हमारा उप सहसंयोजी बंधन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ FN को फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु के बीच जो बंधन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। ये अन्य परमाणुओं के बीच क्या होता है, नहीं बनता। जैसे HF हो गया यहाँ पर, जैसे HF हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन बंधन यहाँ पर बंधा हुआ है। तो ये था हमारा केमिकल बॉन्डिंग और उसके टाइप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सहसंयोजिक अणुओं मतलब सहसंयोजिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। सहसंयोजिक यौगिक क्या हो गया, या सहसंयोजिक अणु क्या हो गया, वो यौगिक या वो अणु जिसमें क्या होता है, सहसंयोजिक बंधन होता है। तो उसमें क्या होता है, गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, दुर्बल अणु अंतर अणु क्या होता है, बल बनते हैं। यहाँ पर जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कमजोर होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, उसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, यहाँ पर निम्न होते हैं। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन तेजी से बढ़ता है और पककर फल बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने बैक यहाँ पर डिस्कशन किया था, जो जिसमें हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि यहाँ पर क्या होता है, बीज जो होता है वो यहाँ पर, यहाँ बैक हम लोगों ने यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कशन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन नंबर 2 बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, तेजी से बढ़ता है और पककर क्या होता है, फल का निर्माण करता है। तो फल क्या बनता है, यहाँ पर अंडाशय पककर फल बनता है। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। क्या करा है, प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रत्येक R ओम का दो प्रतिरोध जब क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़ता है तो वो उसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 R ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर जो क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ 2 R ओम का प्रतिरोध है। ये भी R है और ये भी R है। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है, R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है, R1 प्लस R2, इस टाइप से हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ, R दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन दे देता है कि यहाँ पर पैरेलल में फॉर्म में, तो पैरेलल फॉर्म में क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में रहेगा यहाँ पर दो प्रतिरोध, तब उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। जब 2 R ओम का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जुड़ेगा। जैसे R हो गया यहाँ पर, यहाँ भी R हो गया। तो इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर, तो 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है यहाँ पर, 1/R इक्विवेलेंट बटा 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट, यहाँ पर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा जब श्रेणी क्रम में रहेगा और जब समांतर क्रम में रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रतिरोध को निकालेंगे। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 3 4 कुछ भी दे यहाँ पर, वो आप इजी वे में इसी तरीके से निकाल सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। क्या करा है, अभिक्रिया MnO2 4HCl MnCl2 2H2O प्लस Cl2 में किसका अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर अपचयन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। ये आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का। तो अपचयन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये पहले क्लास में मैंने आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, पिछले क्लास में। अब यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर डिस्कशन आपको कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं। ऑक्सीडेशन
एक होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या होता है? ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का अलग होना, हाइड्रोजन का अलग होना। उसके बाद क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात बढ़ता है, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर विद्युत धनात्मक तत्व का अनुपात क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद क्या है? संयोजकता का बढ़ना। और उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? कि ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम लोग अवकरण को समझते हैं कि अवकरण क्या होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना। सेम उसका यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। जैसे उसमें क्या था? ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का हटना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का जुड़ना। उसके बाद है विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात घटना। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक तत्व का, विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक तत्व का अनुपात बढ़ना। क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिडक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर संयोजकता का घटना भी क्या करेगा? रिडक्शन को शो करेगा। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी रिडक्शन को शो करेगा। या फिर ऑक्सीकरण संख्या का घटना भी क्या करेगा? यहाँ पर अपचयन को या अवकरण को यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्या कर रहा है। यहाँ पर अभिक्रिया MnO2 प्लस 4HCl में यहाँ पर MnCl2 प्लस 2H2O Cl2 में किसका अपचयन हो रहा है? मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर पहले देखते हैं कि किसका हो रहा है। यहाँ पर क्या है? MnO2, MnO2 में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? MnO2 में यहाँ पर हो जाएगा Mn, इसको हम लोग क्या करेंगे? MnO2, MnO2 में ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। MnO2 को हम लोग यहाँ पर X मान लेते हैं और O का क्या हो जाता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पर 2, -2 हो जाएगा इंटू 2 ऑक्सीजन है तो 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया? यहाँ पर -2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो इससे जाएगा तो 4। यहाँ पर Mn का यहाँ पर क्या है? मैग्नीज का, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। अब इस साइड हम लोग देखते हैं मैग्नीज का। यदि यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि MnCl2 क्या है? MnCl2, यहाँ पर Mn को हम लोग x मान लेंगे। Cl का क्या हो जाता है? यहाँ पर -1 हो जाता है तो -1 इंटू 2 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस साइड यहाँ अभिकारक, इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड को अभिकारक कहते हैं और समीकरण के उस साइड जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक के साइड जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑक्सीकरण संख्या कितना था? 4 था और घट करके यहाँ पर क्या हो गया? Mn का ऑक्सीकरण, मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीज का घट रहा है तो यहाँ पर किसका अपचयन हो जाएगा? मैग्नीज का। अब यहाँ पर मान लो कि ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर Mn से निकल गया। यदि नहीं निकलता फिर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर दूसरे एलिमेंट को ट्राई करते, दूसरे एलिमेंट का हम लोग देखते कि किसका ऑक्सीडेशन संख्या घट रहा है। तो ये एक प्रोसेस हो गया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना है। किसी वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या किस तरीके से निकाला जाता है मैं वो भी यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपली इजी वे में बताया है तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर निकाला जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? मैग्नीज हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है यहाँ पर कि किसी परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा यहाँ पर 1200 कूलम है तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा। टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले भी मैंने आपको डिस्कशन किया था कि I बराबर क्या होता है? Q/T। क्या हो जाता है? Q/T। I का मतलब विद्युत धारा, Q का मतलब क्या हो गया? चार्ज यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया? आवेश, जिसको हम लोग कहते हैं। T का मतलब हो गया टाइम इन सेकेंड। तो यहाँ पर आई का वैल्यू, क्यू का वैल्यू कितना दे दिया है? 1200 कूलम। उसके बाद टाइम कितना दे दिया है? 2 मिनट। तो 2 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 120 सेकंड। तो 1200 बटा 120 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 बचा। तो आई का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को क्या निकल गया? 10 एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 एम्पियर। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इजी वे में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे।
तो फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं आपको हमेशा याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले, ताकि यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो आप इजी वे में कर लोगे यदि आपको फॉर्मूला याद है और आपका कैलकुलेशन सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो यदि आपको फॉर्मूला याद है और कैलकुलेशन आपका सही रहता है तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हो और क्वेश्चन को न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। तो आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको वैसे याद भी होगा। मैं यहाँ पर फिर से आपको निकाल करके दिखा देता हूँ कि संयोजकता हम लोग कैसे निकालते हैं कि बाहरी कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वही संयोजकता हो जाता है, और यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो हम लोग क्या करते हैं 8 में से उसको माइनस कर देते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 होता है, 2p6 तो 2 2 4 तो यहाँ हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2p6। यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 यहाँ पर। तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है यहाँ पर, कार्बन की संयोजकता यहाँ पर 4 होती है, क्योंकि इसके यहाँ पर 2p6 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1s2 2s2 यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये हमारा निकालने का तरीका है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 4 हो गया, अब बचा है 2 तो 2p2 हो जाएगा। तो बाहरी कक्षा में हम लोग जहाँ बाहरी कक्षा क्या है यहाँ पर, बाहरी कक्षा है यहाँ पर 2, तो 2 में कितना है 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 8 बनाने के लिए या तो ये 4 किसी को डोनेट कर सकता है और या फिर 4 ग्रहण कर सकता है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म के पृष्ठों के साथ उसकी अन्योन्य क्रिया का परिणाम क्या होता है। आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। केवल प्रकाश केवल परावर्तित होता है, प्रकाश बिना किसी परावर्तन के गुजर जाता है, प्रकाश अपवर्तित होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाता है कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म के पृष्ठों के साथ उसकी अन्योन्य क्रिया का परिणाम क्या होता है, प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। प्रकाश क्या होता है अपवर्तित हो जाता है। अब प्रकाश का अपवर्तन से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन से लेते, ताकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपसे छूटे नहीं। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, सबसे पहले इसका तो डिफिनेशन ही पूछता है कि क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में प्रारंभिक पथ से कुछ मुड़ कर प्रवेश करती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है जो बार बार रिपीट होता है, एग्जाम्पल है कि पानी की सतह पर रखी छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा है वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होने से तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तीसरा क्या है कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, किसका एग्जाम्पल है, ये प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। और चौथा क्या है कि जल से भरे बर्तन में सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। तो ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और पीछे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां एक व्यक्ति कार में बैठा है और एक सरल रेखा में स्थिर वेग से गाड़ी चल रहा है। यदि कार तेजी से बाईं ओर मुड़ता है तो व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस दिशा में धक्का लगेगा। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं जड़त्व का नियम, उससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी वस्तु यदि गति में है या विराम में है तो वो गति या विराम में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यदि कार तेजी से बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, पहले क्या था व्यक्ति यहाँ पर जो कार में बैठा था वो क्या था यहाँ पर स्थिर था, अब बाईं ओर मुड़ रहा है, तो बाईं ओर मुड़ रहा है तो यहाँ पर व्यक्ति निम्नलिखित में से किस दिशा में धक्का लगेगा, तो दाईं ओर लगेगा। किस दिशा में लगेगा, तो दाईं ओर लगेगा। तो ये याद रखना है, क्योंकि व्यक्ति क्या था पहले स्थिर था तो वो स्थिर ही रहना चाहेगा, बट यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा है तो वो यहाँ पर किधर लगा है बाईं ओर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा व्यक्ति किस दिशा में धक्का लगेगा, दाईं ओर यहाँ पर धक्का लगेगा। तो व्यक्ति निम्नलिखित में से किस दिशा में धक्का लगेगा, तो दाईं ओर। ये था हमारा करेक्ट आंसर, और ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखने हैं।
तो सबसे पहला है विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि विद्युत चुंबक जो यहाँ पर है उसके बारे में कॉन्सेप्ट जो भी या क्वेश्चन बन सकता है उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत चुंबक क्या होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे इस कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या है यहाँ पर विद्युत चुंबक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब क्या है विद्युत चुंबक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है विद्युत चुंबक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर। अब क्या है कि ये एक अस्थायी चुंबक होता है। क्या होता है अस्थायी चुंबक होता है जो उतने समय तक चुंबक का कार्य करता है जितने समय तक विद्युत धारा बहती है। यानी कि ये क्या होता है एक अस्थायी चुंबक होता है जो उतने ही समय तक कार्य करता है जितने समय तक क्या होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करती है उतने समय तक ये सिर्फ चुंबक का कार्य करता है। आगे क्या है नरम लोहे के छड़ को परिनालिका के अंदर रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। क्या होता है कि नरम लोहे के छड़ जो होता है उसको परिनालिका परिनालिका का मतलब क्या हो गया एक कंडक्टर पे हम लोग क्या करते हैं तार को लपेट देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं परिनालिका कहते हैं। तो परिनालिका के अंदर रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। अब क्या है कि यदि परिनालिका के ऊपर तारों की फेरों की संख्या अधिक हो तो विद्युत चुंबक को चुंबकत्व की तीव्रता अधिक होगी। यानी कि जो हम लोग परिनालिका के अंदर नरम लोहे को रखे थे वहां पर अगर क्या हो कि फेरों की संख्या अधिक हो तो जो चुंबकत्व है उसका जो चुंबक की चुंबकत्व है कि उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी। अगला है विद्युत धारा का मान जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। प्रबल का मतलब क्या हो गया मजबूत। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मान जितना अधिक होगा चुंबक क्षेत्र उतना ही क्या हो जाएगा प्रबल हो जाएगा मतलब मजबूत होगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा क्या है गलत है। यहाँ पर क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट है। विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ये गलत है। दूसरा है विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। तो ये भी हमारा क्या है गलत है। तो यांत्रिक ऊर्जा का तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं तो ये भी गलत है। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा ना तो कथन एक और ना ही कथन दो सही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके तभी बन पाएंगे तब क्या हो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट स्टेटमेंट बना करके पूछे जाते हैं। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन श्रृंखला के प्रथम सदस्य का सूत्र होता है। आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होता है मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर दिया था। यहाँ पर क्या है एल्केन एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2 क्या हो जाता है यहाँ पर CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है CnH2n और एल्काइन का क्या हो जाता है CnH2n-2। ये आपको याद रखने हैं ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर एल्कीन के बारे में पूछ रहा है। तो एल्कीन का बोल रहा है प्रथम सदस्य तो क्या हो जाएगा एल्कीन का प्रथम सदस्य हो जाएगा यहाँ पर C2H4 क्या हो जाएगा यहाँ पर C2H4 हो जाएगा C2H4। इसका सूत्र क्या होता है CnH2n CnH2n यहाँ पर। तो जब हम लोग दो रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C2H4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है यदि रक्त संयोजी उत्तक है तो अस्थियां क्या होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यदि रक्त क्या है संयोजी उत्तक है तो अस्थियां क्या होगा। तो यहाँ टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग संयोजी उत्तक को समझते हैं फिर इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो संयोजी उत्तक क्या होता है संयोजी उत्तक होता है यहाँ पर कि शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। क्या संयोजी उत्तक क्या करता है कि शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब संयोजी उत्तक के उदाहरण को भी समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहला है अवकाशी उत्तक दूसरा है वसा संयोजी उत्तक यहाँ पर तीसरा है यहाँ पर कंडरा जिसको हम लोग क्या कहते हैं टेंडन कहते हैं चौथा है हमारा यहाँ पर लिगामेंट जिसको स्नायु कहते हैं पांचवा है बोन जिसको हम लोग अस्थि कहते हैं छठा है यहाँ पर उपास्थि जिसको कार्टिलेज कहते हैं फिर है हमारा रक्त रक्त क्या है ब्लड उसके बाद क्या है लसिका लिम्फ यहाँ पर ये सब किसका उदाहरण है यहाँ पर संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखने हैं कि संयोजी उत्तक कौन कौन से हैं ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या करा है रक्त क्या है संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पर अस्थियां भी क्या हो जाएगा यहाँ पर संयोजी उत्तक होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि अस्थि हो या उपास्थि हो या रक्त हो ये सब क्या है यहाँ पर संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पर अस्थियां भी क्या हो जाएगा
संयोजी उत्तक हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होता। आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जंतु कोशिका, कवक कोशिका, विषाणु, पादप कोशिका। तो यहाँ पर याद रखना है कि विषाणु क्या है, विषाणु, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। वायरस में कोई भी यहाँ पर क्या होता है कि झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो याद रखना है कि विषाणु में कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र प्रायः प्रकाशिक केंद्र के सापेक्ष किस प्रकार स्थित होते हैं। आरबीजेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला है कि वे लेंस की सतह पर ही स्थित होते हैं। दूसरा है वे प्रकाशिक केंद्र से समदूरस्थ स्थित होते हैं। वे प्रकाशिक केंद्र के संपाती होते हैं। वे प्रकाशिक केंद्र के अपेक्षा किनारे के अधिक निकट होते हैं। तो यहाँ ये याद रखना है कि पहला क्या, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र पाया है। तो लेंस में वक्रता केंद्र कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पर दर्पण में हम लोग कितने पढ़े थे, 1 पढ़े थे, लेकिन लेंस में क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र 2 होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वक्रता केंद्र कितना होता है, 2 होता है। अब ये क्या है कि यहाँ पर जो वक्रता केंद्र होता है वो क्या होता है, तो वे प्रकाशिक केंद्र से समदूरस्थ स्थित होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो 2 वक्रता केंद्र होते हैं वो प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल भी कहते हैं, ध्रुव जिसको कहते हैं, वहां से क्या होता है, समान डिस्टेंस पर होता है। दोनों वक्रता केंद्र क्या होता है, समान दूरी पर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समदूरस्थ स्थित है। तो ये हमारा था क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र लेंस में 2 होता है और दोनों क्या होता है, समान डिस्टेंस पर होता है। कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो पोल से समान डिस्टेंस पर होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई पिंड त्वरणशील नहीं है, नहीं होता है। जब यहाँ पर कोई पिंड क्या है, त्वरणशील नहीं है, तब क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है कि चाल बराबर क्या हो जाता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय क्या हो जाता है, चाल बराबर दूरी व समय। यहाँ पर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि चाल बराबर समय बट्टा दूरी, तो ये तो गलत है हमारा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूरी बट्टा चाल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूरी बराबर समय बट्टा चाल, तो दूरी बराबर समय इंटू चाल होता है, ना कि समय बट्टा चाल होता है। नेक्स्ट है दूरी बराबर चाल बट्टा समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय हो जाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। अब विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन कहाँ होता है, आरबी ईएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो मैंने आपको इसी क्लास में बताया है, यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर कि अलैंगिक प्रजनन के जो टाइप्स होते हैं और कौन कौन से जीव है जिसमें वो उस टाइप का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है क्या, विखंडन। अब विखंडन भी 2 टाइप के होते हैं, एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। अब द्विविखंडन द्वारा किसमें प्रजनन होता है, तो जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, इसमें क्या होता है यहाँ पर कि द्विविखंडन द्वारा यहाँ पर प्रजनन होता है। दूसरा है बहुविखंडन, बहुविखंडन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में। तीसरा यहाँ पर अगला हमारा क्या, खंडन, खंडन द्वारा किसमें होता है, स्पाइरोगायरा में होता है। नेक्स्ट है हमारा मुकुलन, मुकुलन द्वारा किसमें होता है, हाइड्रा ईस्ट। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी देखा है और मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हर शिफ्ट में, यहाँ पर एएलपी के हर शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर जो 2024 का हुआ है। आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आरआरबी का यदि आप तैयारी कर रहे हो आरआरबी के किसी एग्जाम को, तो ये आरआरबी का फेवरेट टॉपिक है, आपको जरूर से पता होने चाहिए। अगला है विषाणु जनन, विषाणु जनन किसमें होता है, जीवाणु, शैवाल, कवक में। फिर उसके बाद है पुनर्जनन, रिजनरेशन, ये किसमें होता है, हाइड्रा, प्लेनेरिया में क्या हो जाता है, यहाँ पर पुनर्जनन होता है। अगला है हमारा कायिक जनन, जिसको क्या होता है, ये केवल पौधों में होता है, किसमें किसमें, आलू, प्याज, उसके बाद केला, लहसुन, गुलाब, जलकुंभी, इसमें क्या होता है, कायिक जनन होता है। अगला है हमारा उत्तक संवर्धन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर, किसमें होता है, गुलदावदी, शतावरी, यहाँ पर आर्किड के पौधा, इसमें क्या होता है, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर होता है। तो ये था हमारा अलैंगिक प्रजनन के जो टाइप्स हैं और किस जीव में उस टाइप के यहाँ पर प्रजनन होते हैं। तो ये भी कंप्लीट डिस्कशन कर लिया हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि जब नेक्स्ट यहाँ पर जब आएगा इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे छूटेगा नहीं इस टॉपिक से। अब हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, नहीं होता है। तो अमीबा में तो होता है यहाँ पर केचुआ, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? केचुआ। केचुआ में क्या होता है? यहाँ पर विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये था हमारा करेक्ट आंसर और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इस सीरीज को फॉलो करते जा रहे हैं। यदि आरआरबी एग्जाम के किसी भी रेलवे के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो 2026 को, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम कॉमरेड दीपक एकेडमी पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप यहाँ पर रिवीजन कर सकते हो बार बार। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।